डीएलएड थर्ड सेमेस्टर साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे कि ध्वनि क्या होता है, यानी कि साउंड। ध्वनि यानी साउंड। तो देखो, ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे क्या करते हैं हम लोग सुन सकते हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो देखो, यहाँ पर हमने लिखा है कि किसी प्रत्यास्थ माध्यम में उत्पन्न कंपनों को ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, यानी कि साउंड कहते हैं। अब देखो, यहाँ से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मनुष्य द्वारा 20 एचजेड से 20,000 एचजेड तक आवृत्ति के कंपनों को सुना जा सकता है। और देखो, यहाँ पर 20,000 को हम लोग लिख सकते हैं 20 किलो एचजेड, यानी कि 20 के एचजेड। तो यहाँ से ध्यान रखना आप कि मनुष्य द्वारा 20 एचजेड से 20,000 एचजेड या 20 एचजेड से 20 के एचजेड तक आवृत्ति के कंपनों को सुना जा सकता है, जिसे श्रवण सीमा या श्रवण परास कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए हैं। तो देखो, पहला पॉइंट लिया है कि ध्वनि हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। क्या करती है? ध्वनि हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। और अगला पॉइंट है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिसे हम सुन सकते हैं। और तीसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ध्वनि पर भी लागू होता है। यानी कि जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो ध्वनि पर लागू होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आप। अब देखो, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, यानी कि ध्वनि का उत्पादन। तो ध्वनि देखो कब उत्पन्न होती है? जब वस्तु कंपन करती है, या हम कह सकते हैं कि कंपनमान वस्तुओं से ध्वनि का उत्पादन होता है या ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आप ये ध्यान रखना, आगे हम इसका डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक और पॉइंट होगा इम्पोर्टेंट कि ध्वनि का संचरण तरंगों के रूप में होता है। तो आप ध्यान रखना कि ध्वनि का संचरण तरंगों के रूप में होता है। और देखो, अब डिस्कस करेंगे कि ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब वस्तु कंपन करती है, या हम कहें कंपनमान वस्तुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो देखो, ध्वनि को हम लोग निम्न तरीकों से उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पहला लिया है कि कंपन करते तंतु से, यानी कि कंपन करते तंतु से यानी कि सितार से हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। फिर कंपन करती वायु से, यानी कि बांसुरी के द्वारा ध्वनि का उत्पन्न करना। और अगला हो जाएगा आपका कंपन करती तनिक झिल्ली से, यानी कि जैसे तबला हो गया, ड्रम हो गया, उनसे अगर इस टाइप के ध्वनि को हम उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि तबला ड्रम हो जाएगा। और कंपन करती प्लेटों से, यानी कि जैसे साइकिल की घंटी से ध्वनि का उत्पन्न करना, या हम कहें वस्तुओं को खुरचकर या रगड़कर भी ध्वनि को उत्पन्न किया जा सकता है। तो ध्वनि का उत्पादन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बाद कि ध्वनि का संचरण क्या होता है। तो देखो, 2 पॉइंट पीछे हो गए थे। अब देखो, तीसरा पॉइंट होगा कि कंपन करती तनिक झिल्ली से, यानी कि ड्रम जैसे तबला से ध्वनि का उत्पन्न करना। और नेक्स्ट होगा हमारा कंपन करती प्लेटों से, जैसे साइकिल की घंटी में ध्वनि का उत्पन्न होना। या नेक्स्ट होगा हमारा वस्तुओं को खुरचकर या रगड़कर ध्वनि को उत्पन्न किया जा सकता है। अब देखो, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ध्वनि का संचरण, यानी कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है। तो ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। अब देखो, ध्वनि के संचरण के लिए भी निम्न बातों का होना आवश्यक है। ध्वनि के संचरण के लिए भी निम्न बातों का होना आवश्यक है। जैसे देखो, वह पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है वह माध्यम कहलाता है। यानी कि ध्वनि किस माध्यम से संचरित हो रही है, कहने का मतलब क्या है कि वह पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित
होती है माध्यम कहलाता है। अब देखो माध्यम हमारा ठोस, द्रव, गैस कोई सा भी हो सकता है। माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो माध्यम हमारा ठोस, द्रव, गैस यानी तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। जब एक वस्तु कंपन करती है तब इसके आसपास के वायु के जो कण होते हैं वह भी वस्तु की तरह कंपन करते हैं। यानी कि जब एक वस्तु कंपन करती है तब इसके आसपास के वायु के कण भी वस्तु की तरह कंपन करते हैं और अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। यानी कि ध्वनि के संचरण में माध्यम अपना स्थान नहीं छोड़ता। तो ध्यान रखना आप, ध्वनि के संचरण में माध्यम जो होता है वह अपना स्थान नहीं छोड़ता। ध्वनि के संचरण के लिए श्रोता का होना आवश्यक है। तो आप ध्यान रखना कि ध्वनि के संचरण के लिए श्रोता का होना आवश्यक होता है। अब देखो यहाँ पर और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आएंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। आप ध्यान रखना इसको कि ध्वनि क्या है, ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग। तो एग्जाम में पूछता है कि निम्न में ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग, क्योंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो देखो इसको देखते हैं, आगे हमने इसे मेंशन कर रखा है। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि वह पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। वे पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। माध्यम ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकते हैं। माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जब एक वस्तु कंपन करती है तब इसके आसपास के वायु के कण भी वस्तु की तरह कंपन करते हैं और अपनी संतुलित अवस्था में विस्थापित हो जाते हैं। ध्वनि के संचरण में माध्यम अपना स्थान नहीं छोड़ता। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ध्वनि के संचरण में माध्यम अपना स्थान नहीं छोड़ता। ध्वनि के संचरण के लिए श्रोता का होना आवश्यक है। इसको भी आप ध्यान रखना कि ध्वनि के संचरण में श्रोता का होना आवश्यक है, क्योंकि ध्वनि का संचरण श्रोता के गुण पर निर्भर करता है। ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। क्योंकि ध्वनि का संचरण श्रोता के गुण पर निर्भर करता है। और यहाँ पर देखो हमने लास्ट में 2 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। आप इसको याद रखना कि ध्वनि कैसी तरंग है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग। जबकि प्रकाश, दूसरा पॉइंट हमने मेंशन किया है, जबकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो यहाँ से ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना आप कि जो प्रकाश होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों पॉइंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो साउंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे 100% आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलना ही है, क्योंकि इससे हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।